अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। स्टारलिंक बेसिकली स्पेसएक्स कंपनी है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। इन्होंने यूनिवर्स के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के ऑर्बिट के अंदर, जो कि दुनिया के इर्द-गिर्द जो इसका ऑर्बिट है, उसके अंदर चंद हज़ार सैटेलाइट्स छोड़े हैं। और ये सैटेलाइट्स जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं, उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। क्यों? ये वाले सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेसएक्स ने अ, ऑर्बिट में छोड़े हैं, इनको अ, लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मकसद मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 340 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर के रेंज के दरमियान ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये इसमें काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और फिर ऊपर ये खला के अंदर इस जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है, इस डिस्टेंस के अंदर कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ये कि इनका आपस में नेटवर्किंग होती है। जैसे मेश नेटवर्क होता है कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के साथ और तीसरे के साथ उसकी लिंकेजेस है, तो ये इस तरह से मिलके कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। जैसे हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, सितारों का एक झुरमुट जो आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, ये सैटेलाइट का झुरमुट है जो आपस में कनेक्टेड है। क्यों ये कनेक्टेड है? इसकी वजह ये है कि अगर इनकी सर्विसेज के दौरान कहीं पर कोई सैटेलाइट काम करना छोड़ जाता है या वहाँ पर उस सैटेलाइट की पहुँच नहीं है, तो वो डाटा को वहाँ पर दूसरे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि अनइंटरप्टेड इंटरनेट की सप्लाई जारी रहे। अब ये बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई इस किस्म की लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशंस के ज़रिए इंटरनेट पहले कभी फराहम नहीं किया गया। तो इसका इतनी लो डिस्टेंस पे रहने का मकसद क्या है? ताकि डाटा की लेटेंसी ना हो, इंटरनेट डिले ना हो। तो ये इंटरनेट इसलिए बहुत फास्ट होगा क्योंकि एक तो सैटेलाइट से आ रहा है, दूसरी इसकी डिस्टेंस जो अर्थ है उससे बहुत कम होगी। फिर इसके और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर बेसिकली इसका जो ग्राउंड के ऊपर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लिंकेजेस है जो ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर डाटा सेंटर्स हैं और फिर डाटा सप्लाई करने के लिए जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है उसमें। ज़्यादातर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा, लेकिन डाटा सेंटर्स डेफिनेटली यूज़ होंगे। वो कंपनीज इंटरनेट की जो इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रही हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी वो किस तरीके से होगी, वो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो यूज़र एंड पे हम बात कर लेते हैं पहले कि यूज़र एंड जो आम आदमी है, उसको ये इंटरनेट कैसे फ़राहम होगा। बेसिकली एक डिवाइस है जो कि ये फ़राहम कर रहे हैं। इन्होंने दुनिया में ये डिवाइस फ़राहम करनी शुरू कर दी हैं, जो कि एंटेना के तर्ज़ का है, जिसे स्टारलिंक डिवाइस कहते हैं। ये स्टारलिंक किट का हिस्सा है, ये मेन डिवाइस है। ये बेसिकली आप इसको आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि डिश या बूस्टर जो कि सिग्नल कैच करेगा, एंटेना टाइप का। और ये फिक्स होगा आपके घर के ऊपर एक स्टैंड के ज़रिए, जिसे किक स्टैंड कहते हैं। इस किट किट के अंदर स्टारलिंक की जो किट है, और फिर इसके अंदर एक राउटर दिया गया है जिसे जनरेशन 3 राउटर कहते हैं। राउटर वो बेसिकली जो कि इंटरनेट को रिले करेगा आपकी डिवाइसेस के साथ, मतलब कंप्यूटर्स के साथ, या आप इसे ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट एंटेना के साथ कनेक्ट होगा और फिर राउटर से आपकी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन और अ, जो कंप्यूटर्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं वो कनेक्ट होंगे, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में वाईफ़ाई लगा होता है। तो ये बेसिकली घर के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर वाईफ़ाई के ज़रिए काम करेगा। और फिर इसके साथ केबल इस किट के अंदर आती है तकरीबन 15 मीटर की, या आप इसे कह सकते हैं तकरीबन 50 फुट या सवा 49 फुट की केबल होगी। और फिर इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए एसी केबल है, अल्टरनेट करंट केबल, जो कि आपने प्लग इन करनी है अपने जो करंट वाली जो या सॉकेट होती है उसके अंदर, ताकि ये सप्लाई, क्योंकि राउटर और ये एंटीना इसको तकरीबन 100 वॉट तक, ऑलमोस्ट बिटवीन यू कैन से 78 और
100 वॉट के दरमियान ये बिजली भी लेगा। इतना ज़्यादा बिजली ये नहीं खर्च करती डिवाइसेस। तो फिर इसके बाद आप पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, जो भी आपकी पावर सप्लाई है, और इस तरीके से ये काम करेगा। एंटेना जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक पर फेज्ड अरे एंटेना है, जिसकी फील्ड जो है वो 110 डिग्री है। और जब ये एंटेना आपके घर में नस्ब होगा, तो ये बेस्ट जो सैटेलाइट ऊपर से जिसके साथ इसके कनेक्शन होगा, जहां से अच्छे सिग्नल मिल रहे होंगे, उस तरफ खुद ब खुद इसके रोटेट करना है। ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है वो मैनुअल्स भी हैं, जो सॉफ्टवेयर असिस्टेड मैनुअल इसे कहते हैं। और इसका जो वेट है टोटल इस डिवाइस का, वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 3 केजी से लेकर 3.25 केजी के दरमियान, इंक्लूडिंग जो उसका किक स्टैंड जो कि थोड़ी सी हैवी है, जिसके ऊपर ये एंटीना फिक्स होगा। और फिर इसी तरीके से जो इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो -30 डिग्री से लेके, मतलब है कि -30 डिग्री जैसे साइबेरिया है, या फिर हमारे इवन के जो पोलर एरियाज हैं, सॉरी पोलर कह रहा हूँ, आउट ऑफ द पोलर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उन एरियाज के अंदर, जैसे कि जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है स्कर्दू, या उससे भी ऊपर चले जाएं आप इन एरियाज के अंदर, वहां पर भी ये काम कर सकेगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो मैक्सिमम डिग्री सेंटीग्रेड है, जो गर्म तरीन एरियाज है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ गर्म तरीन एरियाज जहाँ पर 50 क्रॉस कर जाता है, वहां पर ये शायद डिवाइस काम ना करे, क्योंकि ये मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सपोर्ट करती है। आप 50 दफ़ा और भी इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ो, हम्म। आपका बानी चेयरमैन नहीं निकल सकता जब तक अदालतें फैसला नहीं करेंगी। अदालतों ने छोड़ना है, उनको किसी शख्सियत ने नहीं छोड़ना। फौजी अदालतों ने। वॉट एवर, अगर फौजी अदालतें या सिविल मजाकरात आप कहते हैं मैं फौजियों से करूंगा, हम्म। अदालतें मैं जाके सिविल में भुगतूंगा। अगर आपने फौजियों से मजाकरात करने फिर जाकर फौजियों की अदालतें भुगतें। और पीटीआई के दौर में भी आप ये देखो कि मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी थी और उन्होंने सिविलियन का ट्रायल्स किया था, तो उस वक्त ये क्यों खामोश थे? आज ये कहते हैं कि नहीं हमें नारो चाहिए, नारो तो नहीं मिलना। आपने जिस तरीके से 9 मई किया इसके। दूसरी बात ये देखें, चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आप कैसे जो है वो चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, जब एक पिछले दिनों में एक ब्रिगेडियर एक रिटायर्ड है महमूद शाह साहब, उसका बयान पढ़ रहा था जी कि हाँ। सीएम साहब जो खुद हैं वो गंडापुर तालिबान को ऐड करते हैं। इसरार गंडापुर की एफआईआर किसके ऊपर है? आप तो उस इलाके से रहते हैं। वो बंदा जाके हमारे एपेक्स कमेटी अमन की बात करेंगे? इन लोगों को, जो लोगों को आबाद किया, किसने किया? वो जाकर हमारे अमन की बात करेंगे एपेक्स कमेटी। मैंने आज भी डिमांड की है और मैंने पहले भी डिमांड किया है कि एपेक्स कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बैठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सूबे की नुमाइंदगी हो, तो सूबे की नुमाइंदगी लीडर ऑफ द हाउस अगर करे तो अपोजिशन में बैठे, ताकि दूसरा रुख भी तो दिखाए कि हमारे सूबे में क्या हालात हैं। आज अब नुमान की सिचुएशन है, जो चीज़ भी है। आप, अगर मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस होता, तो मैं डीखा में बैठकर और अपनी तमाम फोर्स को बैठा था कि यहाँ मुझे अमन चाहिए, हम्म। मुझे यहाँ पर दहशतगर्द नहीं चाहिए। और ये अगर एक दफ़ा अगर सूबाई हुकूमत और पुलिस ठीक हो जाए, आपकी पुलिस को अहतमाद चाहिए। आपकी अगर नीचे सिपाही लड़ रहे हैं और ऊपर जो है वो जो ऊपर जो उनके हेड्स बैठे हैं वो नहीं लड़ रहे और पेशावर और इस्लामाबाद बैठ रहे हो, तो कैसे आपकी पुलिस लड़ेगी? देखिए, उनको चाहिए, उनके उन्होंने कहा था कि मेरे अरमान पूरे कर, अरमान तो उनके पूरे हो गए। अब लोगों के अरमान तो पूरे करें। बाकी अरमान भी पूरे कर रहे हैं, लगे हुए हैं दोनों भाई, दोनों हाथों से लगे हुए हैं। बाकी अरमान भी पूरे हो गए हैं। वो तो आपने और हमने एक वीडियो देखी थी कि मेरे अरमान है जो मैं बन जाऊं फिर ये करूँ। आपके तो अरमान तो डेरावाल ने पूरे कर दिए, अब डेरावाल के अरमान कौन पूरे करे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखें, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि डी खान की तरक्की में मेरा सियासी मुखालिफ अगर कोई तरक्की कर रहा हो, मैं कभी उसको नहीं रोकूंगा डी खान की तरक्की ना हो। हम्म। लेकिन करे ना, दैट सीएम साहब बिल्कुल है। लेकिन उनकी नाअहली, नालायकी और कोताही की वजह से आज मामला यहाँ तक। अगर ये पहले इसके ऊपर एक्शन ले लेते, उसके उसके इसी दौरान 1 महीना भी तकरीबन तकरीबन 1 महीना हो गया, मेरे अंडर हिलाल अहमद काम करते हैं, रेड क्रिसेंट। हम्म। मैंने वहाँ पर उनको एक्टिवेट किया है। 4 हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ पर काम कर रही थी। 12,000 के लगभग, कल की जो रिपोर्ट है, हम तकरीबन 12,000 लोगों को हमने 2 वक्त हमने कुक फूड दिए जो है। उससे पहले भी जितने लोग एडीपी जा रहे, हमने कैंप्स वहाँ पर लगाए, हमने दवाइयाँ लेके गए हैं। हम जो है वहाँ पर हमने हम पका पकाया खाना जो भी हमारे एडीपीज आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। सुबह को मैं बताया कि उन्होंने क्या किया, उनके डीसी और एसी हमसे चीज़ें मांग रहे थे कि आप हमें दें। मैंने कहा उल्टा आप हमें दें। मैं यहाँ पर जो है वो सीएम बलूचिस्तान का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे 1 करोड़ रुपए के लगभग दवाइयाँ भेजी। हम्म। फिर सीएम सिंध ने हमें 2 करोड़ रुपए भेजे कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वो ले लें। सी अपना गवर्नर सिंध ने भी कुछ दवाइयाँ भेजी हैं।
सिंध के मतलब पंजाब के सीएम ने भी कुछ ना कुछ सपोर्ट हमें मतलब है कि कुरम के लोगों को भेजी है। लेकिन ये जो दोनों बलूचिस्तान और सिंध के जो सीएम्स हैं उन्होंने जो चीज़ें भेजी हमने रेजोल्यूशन के हवाले की है वो वहाँ पर जाकर डिलीवर करेंगे। तो इस पे ना मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ हमारे इलाके में अमन आ जाए, क्रेडिट ये हमारे सीएम साहब ले लें, लेकिन इम्प्लीमेंट करवा लें। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत पे आती है। सिंध में अगर मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या साइकिल चोरी होती है या मोटरसाइकिल चोरी होता है, आप कहते हैं सीएम सिंध किधर है? भाई गटर के मैन होल खुले, सीएम सिंध किधर है? यहाँ तो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होने पा रहा, तो कभी तो आपने नहीं पूछा कि सीएम किधर है? सही। आप डी खान में बताएं ना कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ आजकल। आप टांक वजीरिस्तान लकी बंधु बताएं क्या हो रहा है? कभी तो किसी मीडिया ने नहीं पूछा कि सीएम किधर है, अमन अमान क्यों काम नहीं हो रहा, चीज़ें क्यों नहीं हो रही। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि कुरम में अमन है, वहाँ के लोग अमन के साथ रहें, वहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। वहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कवर अप होना चाहिए। बहुत से लोग जो है ओवरसीज़ में जॉब्स करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो फंसे हुए हैं। उनको लाकर उनको जो है ना वो एयरपोर्ट के ज़रिए जो है आए, क्योंकि रोड्स बंद थे, रोड्स खुल रहे हैं। मेरी दुआ है उनके लिए, क्रेडिट पूरा सीएम ले ले, लेकिन अमन अमान कायम करें। सही। अच्छा, चले आप अ, बात कर ले। असल में हुआ ये था कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर हुआ था हम्म। उसमें ये तय हुआ था कि कमेटी जो है वो जाके खान साहब से मुलाकात करेगी जी हाँ। और हुकूमत ने कहा था कि हम फैसिलिटेट करेंगे आपको मुलाकात करवाने में। उसके बाद ये था कि पहले ये आया कि इतवार को मुलाकात होगी, फिर ये आया कि सोमवार को मुलाकात होगी। सोमवार को भी जब मुलाकात नहीं हुई तो पीटीआई की जानिब से सुप्रिटेंडेंट को दरखास्त दी गई कि क्योंकि मंगल के दिन सुप्रिटेंडेंट जेल। जी, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कि क्योंकि मंगल वाले दिन वकला की मुलाकातें होती हैं उसको तो शायद कैंसिल कर दें या इस किस्म की बात हुई थी, उनकी वकला की जगह मुलाकातें होती हैं, कमेटी वकला के मेंबरान से करा आप दी जाए। वकला की जगह कमेटी के मेंबरान से मुलाकात करवा दी जाए। और आज मंगल भी गुजर गया लेकिन कमेटी को इजाज़त नहीं मिली खान साहब से मुलाकात करने की और उनकी जगह वकला की टीम ने मुलाकात की आज खान साहब से और काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस वहाँ से आए और वो मैसेज यही इसी तरह मैं चाह रहा था कि आज की जो अपडेट्स हैं वो तो आपके पास है ना, वो हमें बताएंगे कि आज की जो आज अपडेट्स। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। हाँ। उनमें से एक तो अपडेट ये थी कि इमरान खान साहब ने जो है वो आज कहा अब वकला के ज़रिए कमेटी को ये पैगाम भिजवाया बैरिस्टर गौर के ज़रिए कि आप जाके कमेटी में तहरीरी मुतालबे दे दें। लेकिन बैरिस्टर साहब खुद कमेटी में नहीं बैठे हुए, मतलब है कि उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है बाकी कमेटी के मेंबरान के लिए जो कमेटी का हिस्सा हैं। सर इस टाइम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाँ, के, लेकिन खान साहब बैरिस्टर ने जो गौर उनका नाम है खान और साहब ने सुन उन्होंने लेना, मेरी बात जी सुने, बिल्कुल लोगों को ठीक है। हम मिसगाइड ना करें, लोगों को चीजें पता हो कि खान साहब ने जो कमेटी मुज़ाकरात के लिए बनाई है उसमें बैरिस्टर साहब नहीं है। जी ठीक है ना, उस कमेटी की क़यादत कोई और कर रहा है। उसके अंदर जो है असद कैसर हैं, वो रजा साहब हैं उसके अंदर रजा साहब कौन से? वो जो सुन्नी तहरीक वाले जो है हामिद रजा, हामिद रजा साहब, और फिर इसी तरीके से असद उमर कैसर हैं, उमर अयूब है। उमर अयूब हैं। ठीक है, और भी लोग हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर बैरिस्टर साहब नहीं, मैं ये क्लियर करना चाहता। अब आप अपनी बात करें, तो आप बुरा होना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं हंस रहा मलिक था, मैं हंस रहा था साहब। बेसिकली। तो अभी देखें जितने भी बयानात आपकी आ रहे हंसी जो है ना मलिक साहब, वो जुबानी हो हैं, जाती है बाज़-औक़ात। जितने भी बयानात हैं वो इसी तरह आ रहे हैं। कमेटी को बेसिकली तो खान साहब भी चला रहे हैं। पीटीआई के हामिद रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया भी कि क्यों हम तहरीरी मुतालबात नहीं दे रहे। तो उसमें वजह यही थी कि हम जब तहरीरी मुतालबात देंगे तो हुकूमत की जानिब से तहरीरी शराइत भी आ जाएंगी, ये करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें, ये इस तरह है। अभी हमारे ज़राए यही बता रहे थे कि खान साहब ने कहा अपने वकला को कि आप जाएं उनको 2 मुतालबात जो बेसिक मुतालबात हैं वो दे दें, बाकी मुतालबात भी एक हम दफ़ा रिपीट कर दें कि 2 मुतालबात कौन-कौन से हैं, लेकिन वो तो अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें बाकायदा तौर पे वैसे पता चल जाएगा, लेकिन हमें वैसे भी पता है आपको कि क्या मुतालबात हैं। इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान हुँ, साहब और जितने वो कारकुनान हैं। कारकुनान गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई। और दूसरा मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात इंक्वायरी के पर लिए। इंक्वायरी के लिए। तो ये 2 बेसिक मुतालबात हैं और खान साहब और से कोई ऐसा जज हो जिस पे दोनों अतराफ के लोग जो हैं वो एग्री वो कर तो आगे सकें। निटी-ग्रिटी रूल्स रेगुलेशन में आती हैं सारी हाँ, चीज़ें। तो अभी तो पहले खैर मोटी-मोटी चीज़ें हो जाएँ। मेन चीज़ ये है कि खान साहब ने कहा इनको मुतालबात तो दें, अच्छा। क्योंकि दोनों मुतालबात तो हुकूमत के वो प्रेरोगेटिव में ही नहीं आते, इख्तियार में ही नहीं आते। क्या ये जुडिशल कमीशन बना सकते हैं? क्या ये जो कैदी हैं उनको छोड़ सकते हैं?
अभी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से हट के भी ना, एस्टेब्लिशमेंट मतलब और ये मिलिट्री कोर्ट से तो अपने अदालतों फैसले को सुना दिए ना। कह तो नहीं सकते, लेकिन खान साहब कहते हैं कि चलें मेज पे बैठे हैं, तो अब इनको ये मौका ना दें कि ये कहें कि पीटीआई भागी है, पीटीआई ने ये कर दिया। मेरे आज ख्याल में आज आज के आज हवाले से, रैना सनाउल्लाह ने जो बड़ा खैर उस मजे तरफ आते हैं, उस तरफ आते हैं, लेकिन मैं इस थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा था क्योंकि खान साहब की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि ये काफी अच्छी पेशरफ्त है, उनकी विलिंगनेस शो होती है कि वाकई वो कमेटी को भागने नहीं दे रहे हाँ और वो चाह रहे हैं कि नून लीग के जो हसरत थी कि पीटीआई उनके साथ मुज़ाकरात में बैठे, तो वो हसरत अच्छी तरीके से पूरी हो जाए नून लीग का कोई शिकवा रह ना जाए। हालांकि सबको पता है तो कि इस जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुतालबात है पीटीआई के, हाँ, उसमें हुकूमत तो कुछ नहीं कर कुछ सकती। भी नहीं कर सकती, सही कह ठीक रहे हैं है, आप। एक मुतालबा ये भी आया था कि मोहसिन नकवी साहब को बिठाया जाए, उनको भी मेंबर बनाया जाए, ताकि वहां से जो बात आएगी तो बड़ी अहम बात एस्टेब्लिशमेंट, होगी। असल अब अगर असल हम हुकूमत तो उधर से चल रही है ना जी, नहीं उनके देखिए, आज रिप्रेजेंटेटिव तो वही है ना। देखिए हलीमा खान ने जो कल मीडिया टॉक की, हाँ उसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के पास मोहसिन नकवी पैगाम लेके आए थे, हाँ खान साहब को घर बनीगाला में भिजवाने का भी शेर मरवत की जानिब से ये बयान सामने आया था कि खान साहब को बनीगाला में भिजवाने की भी पेशकश की हुई थी, और वो भी मोहसिन नकवी के थ्रू आई थी। जी। तो मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि नून लीग का तो उसमें रोल नहीं है, मोहसिन नकवी का ही रोल है। टोटल 117 थे, लेकिन उसमें से कुछ जो थे वो मिलिट्री ट्रायल के अलावा जो जिनको एटीसी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उनके अंदर उनका ट्रायल हुआ था। तो इसी के ऊपर आज बड़ी डेवलपमेंट है कि आज जब समाअत हुई, जो आईनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीरुद्दीन खान कर रहे थे, उन्होंने सवाल उस बेंच के अंदर जो बाकी 7 रुपये बेंच है उसके अंदर जो बाकी जजेस हैं, खुसूसन जो जस्टिस मंदो खेल हो गए, जस्टिस मुसरत हिलाली हो गई और दीगर जो जजें हैं, उन्होंने सवालात उठाए हैं कुछ, और वो सवालात क्या हैं, वो बेसिकली मेन जो बात कही गई है वो कही गई है कि आप इनको सवालात कहते हैं? देखिए सवालात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे सवालात तो हैं। एतराजात लगे। देखिए आप बेसिकली जब आप हियरिंग कर रहे होते हैं ना, हियरिंग के अंदर आप एतराज कहें या सवालात कहें, बात एक ही, सवाल उठता है तो एतराज होता है ना, आप सवाल ना करें तो एतराज ही नहीं होता। ठीक है, आप या तो फिर है कि जो कुछ हो रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं, तो फिर उस तरीके से फिर है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो वैसे तो आज हाँ, जो मजे का काम हुआ वो मैं बता देता हूँ, हाँ, क्योंकि सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट करे। आज जो है ना वो किसी आर्मी चीफ के त्यारे की अगवा की साजिश केस का भी जिक्र हुआ है। ये कौन से थे आर्मी चीफ जिनके त्यारा अगवा करने की कोशिश की गई? आपको पता ही है कि वो परवेज मुशर्रफ साहब थे जो कि हमारे सदर भी बने तो और उन्होंने ये साजिश तकरीबन किसने की थी? वो आपको पता है मलिक साहब, उन्होंने डील करके वो एक दफा नहीं 3 दफा डील किए उन्होंने, उनको अटक की जेल में भी रखा गया। नाम नहीं लेते हैं, अच्छी बात नहीं होती है, हम आपको पता है नाम लेते फिर बहुत सारे लोगों के दिल दुखते हैं, तो हम बेहतर है कि ज्यादा नाम ना लें। खैर, लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनका नाम लेने में कोई कबाहत भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर ये इल्जाम आया था। फिर उन्होंने जिसको अपॉइंट किया था आर्मी चीफ भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब नाम था उनका गालिबन, जनरल भट्ट साहब थे, मुझे हाँ, अब एग्जैक्ट ये तो नाम बहरहाल उनको उन्होंने वो किया था इस पूरे और डिजाइन, रातों रात जो है वो फिर जो भी हुआ, फिर फिर हुआ और वो सारी सिचुएशन। हम वापस आते हैं मुकदमे की तरफ, और आज हाँ, जजेस की जानिब से जो एक क्वेश्चन उठाएगा, और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। पहली बार हमने और देख रहे देखा, आप अब सवाल पे आ गया, आपने भी कहा पहली सवाल, पहले आप कह रहे थे मलिक साहब, आप देखे ना देखिए हम तो आगे जाएंगे ना, हाँ, आगे दलाल देंगे तो हाँ, फिर हाँ, पता दे लगेगा। सर, मलिक साहब उसमें दे उसमें जो सबसे मजे की चीज थी वो ये था कि उन्होंने कहा कि बेसिकली इंसानी हकूक का वहां पे हवाला हुआ, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, और आज का दिन जो है वो मेरा ख्याल है कि इंसानी हकूक के हवाले से काफी ज्यादा जेर बहस आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आया। सारों के और इंसानी एक हकूक याद आ रहे हैं मलिक साहब, और क्या एक बात है, एक कमेटी थी अदालत आज, देखी है क्या? आज कानून और इंसाफ की कमेटी में भी इंसानी हकूक के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल का तज़किरा भी हुआ, वहां पे भी हुआ। तो वहां पे अदालत ने जो आज मजे के क्वेश्चन रेज किया वो ये था कि हम देख रहे हैं कि 9 मई में एफआईआर तो एक है, कुछ लोगों पे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, कुछ लोगों पर जो है वो केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। और एक और रिमार्क्स मैं पढ़ रहा था, वो ये थे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से लोग बरी हो जाते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसे कौन से सबूत फिर पेश कर दिए जाते हैं कि वहां पे जो सजाएं हो जाती हैं। एग्जैक्टली वो शायद
उनका ये इस तरफ इशारा था कि शायद वो सबूत जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके अंदर पेश नहीं किया जाता, वो मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है। इस किस्म का उनका तंज आप कह सकते हैं कि कोई खास किस्म के सबूत होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंचाए जाते। तो बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट चीज इसी केस में मलिक साहब मैंने जो पढ़ी ना मेरे रिमार्क्स में से ये जैसे जमाल मंदोखेल ने बयान ये रिमार्क दिया। लेकिन एक और रिमार्क है मलिक साहब, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो कहा, वो बेसिकली वो उन्होंने ये कहा कि जब एफआईआर एक जैसी थी तमाम, जो आपने कितने बताए 103 117 लोगों की, जो जिनमें से मेरी इतला के मुताबिक 2 को मफरूर करार दिया गया, बाकी अभी तक पकड़े नहीं गए जिन्हें। नहीं अभी तक। अच्छा। वो जिनके बारे में ये है कि मुल्क से बाहर है, सही, ठीक है। बाकी 115 है मुख्तलिफ अदालतों में। और इसी के साथ साथ आपको एक और बात भी, लेकिन मैं मलिक साहब ये बयान कंप्लीट कर लूं ना, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दूं, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और बाकी जो है उनके खिलाफ लाहौर में आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फर्द जुर्म आयद हुई है 9 मई के केस में। उसमें वो भी फिर अब आपने खोल दिया तो बता दे कि वो क्या उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं उन्होंने। वो 9 मई वाला ही केस था, ठीक है। उसमें जो है वो इनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है वो नहीं मानते, उन्होंने रिजेक्ट किया चार्जशीट को रिजेक्ट किया है। ठीक है, मतलब है कि अभी आगे ट्रायल मजीद होना है इसका, कि वो अपने आप को मासूम साबित करेंगे कि हम अब दोनों तरफ से डिफेंस के लॉयर भी सुनेंगे और दूसरी तरफ से इस्तेगाज़ा भी। तो जो हम सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जो समाअत हो रही है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट मलिक साहब जो मुझे लगा ना कमेंट रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बेसिक बड़ी एक फंडामेंटल सी इंफॉर्मेशन है कि अगर 117 लोगों के ऊपर एफआईआर है तो एफआईआर तो सबकी एक जैसी हैं, एक ही साने से मुताल्लिक है, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ। तो कुछ के केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में क्यों चलाए गए और बाकी 85 लोगों के केसेस यहाँ पर क्यों चलाए गए, ये दोहरा मेयार क्यों है। रिक्वेस्ट लोगों आपसे ये है, और पिंडा आ लियो और थामा आ लियो यार, सारा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, सराइकी भी याद है सारा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, चैनल को लाइक भी कर दियो, कंटेंट को शेयर भी किया करो, ते तारी बड़ी मेहरबानी। साकू इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।